सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बेसिक शिक्षा न्यूज आई हुई है। मानव क्षमता पोर्टल पर तकनीकी अपडेट की महत्वपूर्ण जानकारी। पुरानी उत्तर पुस्तिकाओं पर परीक्षा कराएगी यूपी बोर्ड। राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022 और 23 के संबंध में आदेश जारी हुआ है। देखें कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा संचालित कराने की अंतिम तिथि क्या है और उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या आय होनी चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर बताई जाएगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के अपडेट्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए हमारे साथ बेसिक शिक्षा न्यूज। साथियों, डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी, शिक्षा निदेशक बेसिक, 7 मार्च 2022 का ये शासनादेश है। प्रिय महोदय महोदया, आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 की परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28 फरवरी 2022 से प्रारंभ है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने तथा परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट है www.entdata.co.in पर उपलब्ध है। परीक्षा तिथि की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से बाद में प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा हेतु अर्हताएं निम्नवत हैं। शैक्षिक सत्र 2020-21 में कक्षा 7 की परीक्षा प्रमोट या उत्तीर्ण किया हुआ छात्र होना चाहिए। ऐसे छात्र छात्राएं जो सत्र 2021-22 में राजकीय शासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय के विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों। ऐसे छात्र छात्राएं जिनके अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 1.5 लाख रुपए यानी 1,50,000 रुपये मात्र से अधिक न हो। इस परीक्षा में केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं राजकीय आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं सम्मिलित होने के लिए अर्हत नहीं हैं। राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के कुल 15,143 का कोटा निर्धारित किया गया है, जिसका जनपदवार अलग अलग संख्या में कोटा निर्धारित है। इस परीक्षा हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण देय होगा। मेरिट के आधार पर चयनित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से 12,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय होगा। परीक्षा में सफल होने के उपरांत भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत चयनित छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देय है। शैक्षिक सत्र के व्यवधान में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। विगत वर्ष में यह अनुभव किया गया है कि उक्त परीक्षा में जनपद हेतु निर्धारित कोटे के सापेक्ष कम से कम छात्र छात्राओं को प्रतिभागी होना अनिवार्य है। अतः इस संबंध में आपसे अपेक्षा है कि उक्त परीक्षा में समन्वयकों की बैठक आयोजित कर उन्हें उस छात्रवृत्ति योजना की विस्तृत जानकारी दें एवं अपने स्तर से नोटिस बोर्ड एवं समाचार पत्र आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराएं तथा विकास खंड के उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों की बैठक कर उन्हें अपने विद्यालय में अर्ह छात्र छात्राओं से आवेदन पत्र भरवाना सुनिश्चित करें, जिससे विकास खंड में अध्ययनरत आहार परीक्षा के लिए आवश्यक शर्त पूरा करने वाले छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकें। भौदेय डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी। और इस प्रकार से परीक्षा का प्रारूप है। राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा NMMS 2022-23 के लिए अंक एवं प्रश्न पत्र का प्रारूप पैटर्न निम्नवत रहेगा। प्रश्नों की संख्या, पहला पेपर रहेगा सामान्य मानसिक योग्यता, 90 प्रश्न रहेंगे और निर्धारित समय 90 मिनट का दिया जाएगा और अभ्यर्थियों को चुनौतीग्रस्त चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए 30 मिनट का अधिकतम समय दिया जाएगा।
और इसी प्रकार से दोनों प्रश्न पत्र मिलाकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए न्यूनतम 32% तथा अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40%। ये क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे और निगेटिव अंकन नहीं किया जाएगा, यानी नकारात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण के 90 प्रश्न रहेंगे और यहाँ भी 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 30 मिनट चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए रहेंगे। और विषय का विभाजन 35 प्रश्न विज्ञान से, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान से एवं 20 प्रश्न गणित से पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्न पत्र मिलाकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए न्यूनतम 32% एवं अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट्स था। पुरानी उत्तर पुस्तिकाओं पर परीक्षा कराएगा यूपी बोर्ड। प्रयागराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराएगा। परीक्षा की तिथि चुनाव बाद घोषित की जाएगी। सुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए यूपी बोर्ड चरणबद्ध तरीके को अंतिम रूप दे रहा है। वर्ष 2021 में कोरोना संक्रमण के कारण बोर्ड परीक्षा नहीं कराई गई थी, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई थी। ऐसे में यूपी बोर्ड जिलों में सील रखी वर्ष 2021 की उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षा में करेगा। इसके लिए समीक्षा कर ली गई है। यूपी बोर्ड का मानना है वर्ष 2021 में बोर्ड परीक्षा नहीं आयोजित होने से सुरक्षित रखी उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग करने से बोर्ड का खर्च बचेगा। उत्तर पुस्तिकाओं की उपलब्धता को लेकर की गई समीक्षा में पाया गया कि कुछ जिलों में उत्तर पुस्तिकाएं कम हैं। इसके अलावा जहां उत्तर पुस्तिकाओं में कमी होगी वहां ज़रूरत के मुताबिक नई उत्तर पुस्तिकाएं भेजी जाएंगी। इस तरह पुरानी उत्तर पुस्तिकाओं का सदुपयोग हो जाएगा। प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों ने रखी उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में अपनी रिपोर्ट बोर्ड को भेज दी है। यूपी बोर्ड परीक्षा में 51,75,583 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। हाई स्कूल के 27,83,742 और इंटरमीडिएट के 23,91,841 परीक्षार्थी हैं। और साथियों, EHRMS लॉगिन मानव संपदा पोर्टल की महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों के मानव संपदा पासवर्ड खंड शिक्षा अधिकारी ऑफिस लॉगिन से प्राप्त करके कर्मचारी की छुट्टियों को स्वीकृत रिजेक्ट फॉरवर्ड करने के चलते शासन को भेजी गई शिकायत के संदर्भ में लॉगिन करते समय OTP को मैंडेट किया गया, ताकि किसी भी दशा में बिना कर्मचारी अधिकारी की अनुमति के कोई भी छुट्टियों व गोपनीयता आख्या के डाटा से छेड़छाड़ न कर सकें। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अवकाश जो उच्च अधिकारियों को फॉरवर्ड किए जाएंगे। अवकाश को फॉरवर्ड करते समय 2 परिवर्तन किए गए हैं। अवकाश को फॉरवर्ड करते समय आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर को परिवर्तित करने का विकल्प नहीं मिलेगा। जो भी आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर आपने चुन रखा होगा उन्हीं के लिए आपका अवकाश फॉरवर्ड होगा। ठीक उसी प्रकार अवकाश उपरांत ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजते समय रिपोर्टिंग ऑफिसर परिवर्तन का विकल्प आपको नहीं मिलेगा। जिनके माध्यम से पूर्व में अवकाश स्वीकृत हुआ है उन्हीं के माध्यम से ज्वाइनिंग भी स्वीकृत फॉरवर्ड की जाएगी। अतः प्रत्येक दशा में समस्त सहायक कर्मचारी अपने विद्यालय प्रभारी को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाकर रखेंगे एवं समस्त विद्यालय प्रभारी प्रत्येक दशा में खंड शिक्षा अधिकारी को अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर चुनकर रखेंगे एवं समस्त खंड शिक्षा अधिकारी अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर